जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 12 अगस्त 2021 और दिन हो चुका है गुरुवार। तो आज की मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज़ में जानेंगे देश और दुनिया की कुछ चुनिंदा महत्वपूर्ण जेन्युइन खबरें। तो आज 12 अगस्त 2021 में सोशल मीडिया ने सहदेव को किया फेमस, बचपन का प्यार गाना हुआ लॉन्च। तो खबर आ रही है दिल्ली से, दिल्ली के स्कूलों में मिलेगा इंटरनेशनल एजुकेशन, विदेश से आएंगे शिक्षक। और केरल की बात करें तो केरल में कोरोना बेकाबू, महाराष्ट्र में 64 केस डेल्टा वेरिएंट के। उसी के साथ खबर आ रही है किसान आंदोलन से और इसरो को लेकर भी बड़ा अपडेट है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ ताकि आपकी कोई भी न्यूज अपडेट मिस ना हो। चलिए बढ़ते पहली खबर की ओर। तो पहली खबर है इसरो से। इसरो सैटेलाइट EOS-03 का आज होगा प्रक्षेपण। आज आप न्यूज देखेंगे, तब तक ये लॉन्च हो चुका होगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज GSLV F10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले उपग्रह EOS-03 का प्रक्षेपण किया जाएगा। इसरो ने कहा कि प्रक्षेपण 12 अगस्त सुबह 5:43 पर किया जाएगा। हालांकि ये मौसम संबंधी स्थिति पर निर्भर करेगा। EOS-03 अति उन्नत उपग्रह है जिससे GSLV F10 यान की मदद से धरती की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यह सैटेलाइट जहां मौसम से जुड़ी जानकारी देकर आपदाओं से बचाएगा, वहीं देश के दुश्मनों से रक्षा के लिए भी इस सैटेलाइट का उपयोग होगा। तो इसरो का बहुत ही अच्छा काम है ये। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है केरल में फिर मिले 20,000 से ज्यादा नए कोरोना केस। वैक्सीनेशन के बाद भी लोग हो रहे हैं संक्रमित। तो केरल में बुधवार को कोरोना वायरस से 116 और मौतें होने के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर 18,120 हो गई, जबकि 23,500 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 36,10,193 हो गए हैं। राज्य सरकार की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मंगलवार से अब तक 19,411 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जिससे कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 34,15,595 हो गई है। और राज्य में अब उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,75,957 है। पिछले 24 घंटों में 1,62,130 नमूनों की जांच की गई और TPR 14.49% पाया गया। अब तक 2,79,07,675 नमूनों की जांच की जा चुकी है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए मरीजों में 109 स्वास्थ्यकर्मी शामिल है। राज्य के विभिन्न जिलों में फिलहाल 4,81,480 लोग निगरानी में हैं। बढ़ते अगले समाचार की और। अगले समाचार में है राज्य को मिलेगा खुद की OBC सूची बनाने का अधिकार। राज्यसभा में भी पास हुआ विधेयक। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा ने बुधवार को अन्य पिछड़ा वर्ग OBC से संबंधित संविधान 127वां संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी, जो राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र को सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की स्वयं की राज्य सूची, संघ राज्य सूची तैयार करने के अधिकार को बहाल करने से जुड़ा है। राज्यसभा में कोई भी वोट विधेयक के विरोध में नहीं पड़ा। इससे पहले मंगलवार को लोकसभा में इस विधेयक को मंजूरी दी गई थी। लोकसभा में भी इसके विपक्ष में कोई मत नहीं पड़ा था। तो OBC की सूची बनाने का अधिकार अब राज्यों को मिल चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ शनिवार का लॉकडाउन। योगी सरकार ने 14 अगस्त तक बदले नियम। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोगों को 2 दिन की साप्ताहिक बंदी से छुटकारा मिल गया है। राज्य में कोरोना वायरस के मामलों में उल्लेखनीय कमी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 2 दिवसीय साप्ताहिक बंद में आंशिक छूट पर विचार करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद प्रदेश में शनिवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि राज्य में शनिवार को कोरोना कर्फ्यू 14 तारीख से नहीं रहेगा, लेकिन रविवार को कोरोना कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा। तो यूपी में अब शनिवार को कर्फ्यू नहीं रहेगा, लेकिन रविवार को एज यूजुअल कर्फ्यू जारी रहेगा। बढ़ते अगली खबर की और। अगली खबर में है UNSC में भारत की अध्यक्षता में SCS पर चर्चा से भागा चीन, कहा यह सही जगह नहीं है। तो भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन सागर पर अपने दावों को लेकर अमेरिका की कड़ी आलोचना का सामना करने वाली चीन ने बुधवार को कहा कि विश्व निकाय की उच्च अधिकार प्राप्त इकाई विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा का उपयुक्त स्थान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में समुद्री सुरक्षा पर हुई उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याता और
वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन तथा वर्चुअल रूप से अन्य लोग भी शामिल थे। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन में पत्थरों के नीचे दबी बस। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन की यह घटना नेशनल हाईवे 5 पर हुई है, जहां सड़क से गुजर रही एक बस और कई गाड़ियां पत्थरों की चपेट में आ गई और प्रत्यक्षदर्शियों यानी आई विटनेस ने बताया कि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा बस पर आ गिरा, जिस वजह से बस मलबे में दब गई। अभी तक मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 10 लोगों की मौत हो चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा, विदेश से आएंगे शिक्षक। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नवगठित दिल्ली स्कूल शिक्षा बोर्ड और इंटरनेशनल बैकलोरिएट बोर्ड के बीच सहमति पत्र यानी एमओयू पर हस्ताक्षर करने की बुधवार को घोषणा की, जिससे सरकारी विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए उच्चतम स्तर की शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच का मार्ग प्रशस्त हो गया है। केजरीवाल ने कहा कि इंटरनेशनल बैकलोरिएट बोर्ड पूरी दुनिया में मौजूद है और प्रत्येक माता पिता का सपना अपने बच्चों को इस बोर्ड से संबंध स्कूलों में भेजने का होता है। तो ये बहुत अच्छी पहल है केजरीवाल सरकार की। तो दोस्तों, इस पर एक लाइक तो बनता ही है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि अगली न्यूज अपडेट आपको मिलती रहे। तो बढ़ते अगली न्यूज अपडेट के साथ। अगली न्यूज अपडेट में है भारत को रेड लिस्ट से बाहर निकालने पर पाकिस्तान परेशान। जी हाँ दोस्तों, भारत को यात्रा प्रबंधन की सूची में छूट मिलने पर पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तान के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर लंदन द्वारा कोविड-19 की यात्रा संबंधी पाबंदियों को प्रस्ताव करते हुए भारत को रेड सूची से निकालकर एम्बर सूची में डालने और पाकिस्तान को रेड सूची में बनाए रखने में ब्रिटिश सरकार की नीति में विसंगतियों को उजागर किया है। पाकिस्तान को अप्रैल की शुरुआत में और भारत को 19 अप्रैल को रेड सूची में रखा गया था, लेकिन इस्लामाबाद के विपरीत नई दिल्ली को कुछ अन्य देशों के साथ 5 अगस्त को एम्बर सूची में डाला गया है, जिससे पाकिस्तान सरकार के फैसले के खिलाफ हंगामा हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हंगामा किया है। ब्रिटेन के परिवहन मंत्री ग्रांट शाप्स ने ट्वीट किया कि यूएई, कतर, भारत और बहरीन को रेड सूची से निकालकर अंबर सूची में डाल दिया गया है। यह सभी बदलाव 8 अगस्त को सुबह 4 बजे से उन्होंने पेपर पर अमल कर दिए गए हैं। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। नॉर्थ ईस्ट और बंगाल के हिमालयी इलाकों में भारी बारिश जारी रहेगी। यूपी बिहार में बाढ़ के हालात। पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल के हिमालयी क्षेत्र व सिक्किम में अगले 5 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश का मौजूदा दौर जारी रहने की संभावना है। यह बात आईएमडी ने कही है। भारतीय मौसम विज्ञान के एक विभाग ने बयान में कहा कि 13 अगस्त तक असम और मेघालय में भारी बारिश की संभावना है। अगले 4-5 दिनों तक उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के साथ बाढ़ की स्थिति जारी रहने की संभावना है। 11 और 12 अगस्त को बिहार में छिटपुट बहुत भारी बारिश की संभावना है। 13 और 14 अगस्त को उत्तराखंड में और 12 और 14 अगस्त के दौरान हिमाचल प्रदेश में छिटपुट के साथ व्यापक बारिश होने की संभावना है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में इथोपिया ने अपने नागरिकों से कहा कि हथियार उठाओ और मैदान जंग में कूद जाओ। यहाँ दोस्तों, खबर आ रही है इथोपिया से। इथोपिया की सरकार ने संकट से घिरे ग्रीटे क्षेत्र को हमेशा के लिए विद्रोहियों से मुक्त करने के लिए देश के सभी सक्षम नागरिकों से युद्ध के लिए सेना में शामिल होने का मंगलवार को आह्वान किया है। युद्ध में शामिल होने का आह्वान करना एक बुरा संकेत है कि इथोपिया की 10 करोड़ 10 लाख की आबादी को संघर्ष की ओर धकेला जा रहा है। प्रधानमंत्री आबिय अहमद ने पहले घोषणा की थी कि यह संघर्ष कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा। यह जानलेवा लड़ाई अब ग्रीटे के बाहर पड़ोसी क्षेत्रों तक फैल गई है और अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश में यह संघर्ष पूर्वी अफ्रीकी प्रायद्वीप को भी अस्थिर कर सकता है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है तालिबान ने 3 और सूबे की राजधानियों और सेना मुख्यालय पर कब्जा किया, सेना प्रमुख हुए बर्खास्त। तो तालिबान के आतंकियों ने अफगानिस्तान के 65% इलाके पर कब्जा कर लिया है। तालिबान के बढ़ते हमलों को रोकने में नाकाम रहे अफगानिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल वली मोहम्मद अहमद अफजई को अब्दुल गनी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। उनकी जगह पर जनरल हेबतुल्लाह अलीजई को अगला सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। वहीं तालिबान ने 3 और सूबों की राजधानी और सेना के स्थानीय मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही देश के पूर्वोत्तर हिस्से पर चरमपंथी संगठन का पूर्ण कब्जा हो गया है। यह जानकारी वहां के अधिकारियों ने बुधवार को दी है। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है न्यूयॉर्क
टाइम स्क्वायर पर फहराया जाएगा अब तक का सबसे बड़ा तिरंगा। तो भारत के स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमेरिका में एक प्रमुख भारतीय प्रवासी संगठन 15 अगस्त को यहां टाइम स्क्वायर पर अब तक का सबसे बड़ा तिरंगा फहराएगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यू जर्सी और कनेक्टिकट 15 अगस्त को टाइम स्क्वायर पर तिरंगा फहराने के साथ शुरू होने वाले दिन भर के समारोह की मेजबानी भी करेंगे। तो ये सारी की सारी जानकारी वीडियो में उपलब्ध है, आप भी पढ़कर जान सकते हैं। इस बार हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका के टाइम स्क्वायर पर भारत का तिरंगा फहराया जाएगा। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार है कनाडा से। कनाडा ने भारत से सीधी उड़ानों पर 21 सितंबर तक प्रतिबंध बढ़ाया। कोविड की दूसरी लहर के दौरान रोकी थी सर्विस। तो कनाडा के कोविड-19 महामारी से उत्पन्न जोखिमों के कारण भारत से सीधी यात्री उड़ानों के आगमन पर प्रतिबंध 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है। संघीय परिवहन मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। कनाडा ने अप्रैल में भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर के मद्देनजर वहां से आने जाने वाले सभी सीधी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद से उड़ानें बहाल करने की तारीख कई बार टाली जा चुकी है। तो कनाडा से ये खबर थी। बढ़ते अगले समाचार की ओर। हमारे ऊपर हमले की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अमेरिका और साउथ कोरिया। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दिया बयान। तो उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन उनकी बहन ने अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास की आलोचना करते हुए मंगलवार को दावा किया कि यह आक्रमण का पूर्वाभ्यास है। उन्होंने साथ ही आगाह किया कि उत्तर कोरिया भी अपनी प्रतिरोधी क्षमता मजबूत करेगा। किम यो जोंग का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब दक्षिण कोरिया की मीडिया ने खबर दी है कि सहयोगी देश की सेना के साथ 16 से 26 अगस्त तक चलने वाले कंप्यूटर आधारित अभ्यास के पहले मंगलवार को 4 दिवसीय सैन्य अभ्यास की शुरुआत की जाएगी। तो बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है पीएम मोदी से मिले पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर। कहा तुरंत हस्तक्षेप कर किसानों का आंदोलन खत्म। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान कैप्टन ने पीएम के समक्ष केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के करीब 8 माह से चले आ रहे आंदोलन का मुद्दा उठाया। उन्होंने पीएम से अपील की कि तुरंत हस्तक्षेप कर आंदोलन खत्म कराएं। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में महाराष्ट्र में अब रात 10 बजे तक खुलेंगे होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल। या दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने अब रात 10 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट के संचालन की अनुमति दे दी है। अभी तक होटल और रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल को शाम 4 बजे तक ही संचालित करने की अनुमति थी। विस्तृत एसओपी शीघ्र ही जारी किया जाएगा सरकार की ओर से। बढ़ते अगले समाचार की ओर। पीयूष गोयल ने कहा ऐसा आचरण कभी नहीं हुआ। हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। तो संसद में चलते हंगामे पर पीयूष गोयल ने यह बयान दिया है। सरकार ने हंगामे को कमेटी बनाकर दोषी सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पीयूष गोयल ने कहा है कि विपक्ष के सांसदों ने सदन के अंदर जिस तरह का आचरण किया है वैसा पहले ही शायद कभी देखा गया हो। बढ़ते अगले समाचार की ओर। अगले समाचार में है कैबिनेट फेरबदल की आहट से नवजोत सिंह सिद्धू खेमे में खलबली। गुरु की अरमिंदर पर सीधे हमले की तैयारी। तो पंजाब से यह खबर आ रही है। पंजाब कांग्रेस से पंजाब की कैप्टन अरमिंदर सिंह कैबिनेट में बदलाव की आहट से नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे में खलबली मच गई है। माना जा रहा है कि कैबिनेट से सिद्धू के करीबी मंत्रियों की छुट्टी होगी। सिद्धू ने आज अपने करीबी मंत्रियों और विधायकों के साथ एक बैठक की है। अगले समाचार में है टिकटॉक बना दुनिया भर के यूजर्स का सबसे पसंदीदा ऐप। या दोस्तों, शॉर्ट वीडियो मेकिंग चीनी ऐप टिकटॉक एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है। एक सर्वे के मुताबिक चीनी वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक 2020 में फेसबुक और उसके मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप बन गया है। नई रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक के दुनिया भर में 1 अरब यूजर है, जिसमें अमेरिका में ही 100 मिलियन से ज्यादा यूजर शामिल है। इस लिस्ट में फेसबुक दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज अपडेट में टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के आरोप में पहलवान विनेश फोगाट हो चुके हैं निलंबित। टोक्यो ओलंपिक के दौरान पहलवान विनेश फोगाट पर अनुशासनहीनता का आरोप लगा था। इसके चलते भारतीय कुश्ती महासंघ ने विनेश को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। महासंघ कथित और पर खेलों में अनुशासनहीनता के लिए पहलवान विनेश से नाराज है। कथित तौर पर यह नाराजगी फोगाट के खिलाफ हो चुकी है और फोगाट ने खेल गांव में रहने और अन्य भारतीय टीम के सदस्यों के साथ
प्रशिक्षण से इनकार कर दिया था। उसके कारण है उनकी मुख्य कोच कुलदीप मलिक से भी बहस हुई थी। उसी के कारण भी है विनेश को नोटिस का जवाब देने के लिए अब 16 अगस्त तक का समय दिया गया है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार है दूध दुरंतों के जरिए आंध्र प्रदेश से 10 करोड़ लीटर दूध पहुंचा दिल्ली। दूध दुरंतो विशेष ट्रेनों के जरिए आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा से राष्ट्रीय राजधानी के लिए दूध की आपूर्ति 10 करोड़ लीटर के आंकड़े को पार कर गई है। अब तक 443 फेरों के माध्यम से दूध के 2502 टैंकरों का परिवहन किया गया है। रेल मंत्रालय ने कहा कि कोविड-19 से पहले नई दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दूध की जरूरतों को पूरा करने के लिए साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेनों में दूध के टैंकर जोड़े जा रहे थे। जब देश भर में लॉकडाउन लागू किया गया था तब दक्षिण मध्य रेलवे ने दूध दुरंतो विशेष ट्रेनों के संचालन की अनूठी पहल की थी। तो ये बहुत अनूठी पहल है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है राकेश टिकैत ने कॉर्पोरेट घरानों को फिर लिया आड़े हाथ। बोले रोटी को कॉर्पोरेट घरानों की तिजोरी में नहीं होने देंगे कैद। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कॉर्पोरेट घरानों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि वो रोटी को कॉर्पोरेट घरानों की तिजोरी में कैद नहीं होने देंगे। किसान रोटी पैदा करता है मगर उसको उसका मूल्य नहीं मिल पाता है, उसके साथ ही न्याय नहीं होता है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा, कांग्रेस सहित 8 राजनीतिक दलों पर लगाया जुर्माना। यादव सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिहार चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करने के अदालत के निर्देशों का पालन न करने के लिए भाजपा और कांग्रेस पर 1-1 लाख और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और सीपीएम पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो अगली खबर में है लालू यादव की फिर बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने नहीं सुनी। आरजेडी सुप्रीमो की अर्जी, बचाव पत्र किया खारिज। 13 अगस्त से डे टू डे होगी बहस। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। चारा घोटाले के सबसे बड़े डोरंडा कोषागार से निकासी 47A/96 में बचाव पक्ष 13 अगस्त से बहस शुरू करेगा। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश S.K. शशि की अदालत ने बुधवार को बचाव पक्ष की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी थी। अर्जी को खारिज करके उन्होंने कहा था कि इस मामले में बहस डे टू डे की तर्ज पर होगी। जो लोग फिजिकल मोड में करना चाहते हैं वह अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बहस कर सकते हैं। उनके लिए अदालत जरूर बैठेगी। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो सोशल मीडिया पर वायरल हुए सहदेव का YouTube पर बचपन का प्यार गाना लॉन्च हो चुका है। हिप हॉप अंदाज में दिखा सहदेव। YouTube पर 7 घंटे में 65 लाख लोगों ने देखा गाने का वीडियो। बादशाह ने निभाया सहदेव के जवानी का रोल। मशहूर रैप सिंगर बादशाह ने सहदेव विद्रोह के साथ बनाए बचपन का प्यार वीडियो को रिलीज कर दिया है। बादशाह ने बुधवार की सुबह लगभग 11:20 पर अपने ऑफिशियल YouTube अकाउंट में इस वीडियो को डाला है। वीडियो रिलीज होने के पहले घंटे के अंदर ही 5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे देख लिया है। फिर यह पूरे दिन भर नंबर 1 पोजीशन पर ट्रेंड करता रहा। शाम तक 7 घंटे में 65 लाख व्यू इसी प्लेटफॉर्म पर मिल गए। इस वीडियो में सहदेव और बादशाह के अलावा आस्था गिल और रिको भी नजर आ रहे हैं। साथ ही सहदेव की लिपसिंग के साथ उसका एक्सप्रेशन भी फैंस को खूब पसंद आया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर है गुजरात से। कोरोना महामारी से टेक्सटाइल बेहाल, डिमांड नहीं होने से लागत से भी कम कीमत पर बेचना पड़ रहा है कपड़ा। एक माह में 250 करोड़ रुपए का नुकसान। तो कोरोना महामारी से आम से लेकर खास तक की कमर तोड़ दी है। कोरोना महामारी ने पिछले 1.5 साल से लोग राहत की सांस नहीं ले पाए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान कारोबारियों को उठाना पड़ा है, खासकर कपड़ा व्यापारियों को। टेक्सटाइल मार्केट से मंदी के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्थिति यह है कि व्यापारियों को लागत से भी कम कीमत पर अब कपड़े बेचने पड़ रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि दूसरी लहर से अभी भी कई राज्य उबर नहीं पाए हैं। दक्षिण भारत के कई शहरों में तो कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। इसी कारण से वहां डिमांड बिल्कुल नहीं है। इस माह तो करीब 250 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि 300 करोड़ रुपए से अधिक माल अटका पड़ा है। अब जानते हैं सर्राफा बाजार की चाल, कैसा रहा सोने चांदी का हाल। मजबूत वैश्विक रुख के बीच राष्ट्रीय राजधानी में सोना बुधवार को 159 रुपए की तेजी के साथ
45,130 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले दिन कारोबार में सोना 44,971 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 99 रुपए की तेजी के साथ 61,250 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, जो पिछले कारोबार में 61,151 रुपए प्रति किलोग्राम थी। तो पूरी जानकारी आप वीडियो में देख सकते हैं। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है मौसम का अपडेट। अगले 24 घंटे के दौरान कैसा रहेगा भारत का मौसम। तो अगले 24 घंटे के दौरान बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और केरल के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तलहटी, आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुष्क और गर्म हवाएं तेज गति से चलेगी, जिससे तापमान में वृद्धि होगी। इसी के साथ आज की मॉर्निंग हेडलाइंस और ब्रेकिंग न्यूज अपडेट यही समाप्त होती है। देश और दुनिया की जानकारी के लिए बने रहिए सीएमएम न्यूज के साथ। सब्सक्राइब कीजिए द सीएमएम न्यूज 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर रोज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो मिलते हैं अगले न्यूज अपडेट के साथ। आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।